नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा एवं मस कैसे निकाला जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हर 1-2 साल पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि जो संख्याएं दी जाती है और उन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, याद रखिए अब दोस्तों, उन्हें कोई अन्य विधि द्वारा हल करने के लिए नहीं कहा जाता है, जबकि बल्कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा एवं मस निकालने के लिए कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि हम जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले हर संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, यानी उसके सबसे छोटे छोटे। तो कैसे लिखते हैं, यानी 30। चलिए करते हैं 2, तो यानी 15। 2 अब 2 से नहीं लगेगा तो 3। 5 क्या होगा, अब 5 से लगेगा तो 1। अब 1 बच गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5। आप गुना करें तो क्या है, 2 3 6 6 5 30। उसी प्रकार 180 को अगर लिखते हैं तो आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। आप कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 4 नवा 36, 36 बचे, माफ करेगा, 2 दूनी 4, 4 नवा 36, 36 बचे 180। तो उसी प्रकार अब 200 हम इसमें 70 को भी करेंगे। अभी हम गुणनखंड करते हैं, उसके बाद आपको बताते क्या करना है इसमें। अब आप करते तो 2 गुने 2 गुने, इसको छोड़िए, माफ करिए, इसको लिख देते 270। 2 इसको किया तो ये आ गया 135। अब करते हैं फिर ये 3 से भी होगा तो 3 चौका 12, 1 5। फिर 3 से करते लग सकता है 15, फिर 3 से लग सकता है 5 और ये 5 6। अब इसको लिखते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। चेक कर लेते, 2 3 6, 6 5 30, 30 नवा 270। तो अब देखिए, अगर हम इस सारे अभाज्य गुणनखंड को देखें तो हमें एक बात जो कॉमन आती है वो है कि जब इन्हें गुणनखंड के रूप में लिखा गया तो सभी संख्या इसमें अभाज्य है, यानी अपने अलावा किसी से नहीं कटती। जैसे 2 3 5 तीनों अभाज्य, 2 3 3 3 5 तीनों अभाज्य, 2 3 3 3 5 इसमें तीनों अभाज्य है। तो अब इसको क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 2 के पावर 1 है ही, 3 इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 2, यानी 2 2 बार है, गुने 3 के पावर 2 गुने 5। इसको भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 लिखा जा सकता है। देखिए 2 एक ही बार है, 3 3 बार है, हमने लिख दिया। चलिए अब चलिए शुरू करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, मासा कैसे निकालते हैं। मासा निकालने के लिए हम देखते हैं, मासा का नाम पूरा क्या है ना, महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। अब देखिए, समापवर्त्य में क्या होता है, महत्तम, यानी हमें वो गुणनखंड, महत्तम गुणनखंड निकालना है जो ये तीनों में मौजूद हो। यानी अब संख्या अभाज्य में हमें क्या क्या आया, 2 आया है, 3 आया, 5 आया, और इसी का गुणनखंड हमें देखना है। इसके अलावा कोई आया है, 7 नहीं आया। चलिए देखते, 2 का महत्तम समापवर्त्य इस हर में क्या है, 2, इसमें 2 पे पावर 2 है और इसमें 2 पे पावर 1 है और इसमें 2 पे पावर 1 है। तो महत्तम पावर 2 का क्या है, जो तीनों में है। इसमें 2 का महत्तम पावर 1 है, इसमें 2 का महत्तम पावर 2 है, लेकिन इसमें भी 2 का पावर 2 नहीं है और इसमें भी 2 का पावर 2 नहीं है। यानी 2 का पावर 2 का जो मैक्सिमम पावर 1 है जो इन तीनों में है, लेकिन 2 का पावर 2 तीनों में नहीं है। 2 का महत्तम पावर जो तीनों में है वो क्या हो जाएगा, 1। तो हम मासा निकालने के लिए 2 पे पावर 1 लिखते हैं। अब चलिए 3 का हम पावर देखते हैं। 3 के पावर में यहाँ देखिए, 3 का पावर 1 इसमें कॉमन है, 3 के पावर 3 इसमें 2 बार है और 3 का पावर इसमें 3 है। लेकिन किसी में जो कॉमन सब में है उसमें वो सिर्फ 3 के पावर 1 ही है। इसमें भी 3 का पावर 1 है, इसमें भी 3 का पावर 1 निकाल सकते हैं और इसमें भी 3 का पावर 1 निकाला जा सकता है। लेकिन 3 का पावर 2 इसमें नहीं आ सकता है और 3 का पावर 3 इसमें नहीं आ सकता है। तो इसी कारण जो महत्तम है वो क्या हो गया, 3 के पावर 1। अब 5 का पावर देखते हैं। 2 का पावर हो गया, 3 का पावर हो गया, 5 का पावर देखते हैं। 5 के पावर में देखिए क्या करते हैं, 5 के पावर में ढूंढते हैं तो 5 का पावर इसमें 1 है, 5 का पावर इसमें 1 है और 5 का पावर इसमें 1 है। क्या महत्तम पावर एक ही है हर जगह, तो इसका 5। अब चलिए इसको करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 बराबर
होती है 6, 6 5 30, महत्तम समापवर्त आपका 30 आ गया। अगर लसा निकालना है, लसा समापवर्त, लसा के लिए, लघुत्तम समापवर्त के लिए, तो अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि 2 का महत्तम पावर, यानी मसा निकालने के लिए जो कॉमन होगा वही होगा, लेकिन लघुत्तम समापवर्त के लिए हर चीज का महत्तम पावर देखेंगे, हर चीज का सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे। लघुत्तम निकालने के लिए हर चीज का सबसे हाईएस्ट पावर। तो अब देखिए इन सब में 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इधर आइए, 2 का सबसे हाईएस्ट पावर 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2। याद रखिएगा महत्तम के लिए जो हाईएस्ट पावर है, जो सब में कॉमन होना चाहिए इन सब में, लेकिन लघुत्तम के लिए कॉमन होने की अर्हता नहीं है, जो सबसे मैक्सिमम है हम इसे लिख देते हैं। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ, इसमें 3 एक ही है, इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 3 बार है, तो हम क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 लेंगे। और 5 का मैक्सिमम, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें एक भी है, इसको गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 4 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 गुने 5, ये आ गया आपका 200 540, जो आपका लसा होगा, और ये आपका मसा होगा। इसके साथ ही अब हम इसमें कुछ लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय के नियम देख लेते हैं क्या होता है। कुछ गुण धर्म है लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय के, जो लिख लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपको पूछ दिया जाएगा कि ये संख्या है, आपको ये निकालना, आपको ये संख्या है, ये निकालना है, मतलब कुछ आपके प्रश्न घुमा फिराकर सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो पहला गुण, पहला है कि 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का मस एक होता है, यानी महत्तम समापवर्तय एक होता है। इस पे भी कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मस कितना होता है। आपके ऑप्शन होंगे 4 1 2 अनंत, तो आपको क्या लगाना है 1। क्यों, देख लीजिए, आप जो भी 2 संख्या लीजिए जो अभाज्य हो, 2 संख्या अभाज्य हो, आप 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। महत्तम का क्या होता है कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो, मैक्सिमम नंबर जो दोनों में कॉमन हो। एक कॉमन है दोनों में, एक हम 5 से भी ले सकते हैं, 7 से भी ले सकते हैं, 2 होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन क्योंकि, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम एक ही है जो अभाज्य संख्याओं से निकाला जा सकता है। अब दूसरा सवाल, दूसरा गुण ये, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा गुण कि अगर 2 संख्याएं हैं लसा और मसा के लिए, तो उनका इस तरह होता है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लघुत्तम समापवर्तय एक गुणे महत्तम समापवर्तय। ये फॉर्मूला है, ये भी आप रट जाइए, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं आपको हो सके तो 1-2 प्रश्न मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ, और बाद बाकी जो प्रश्न होंगे वो अंतिम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को मैं सॉल्व करूँगा तो उसमें आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2019 में डायरेक्ट पूछा गया था, यदि पी एवं की 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तय क्या होगा। तो 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तय कितना होगा, हमेशा एक क्वेश्चन है, यदि ये याद रखिए, ये जो फॉर्मूला सिर्फ 2 संख्याओं के लसा और मसा के लिए होगा, बाद बाकी के लिए ये फॉर्मूला नहीं होगा। क्वेश्चन है, यदि एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तय ऑफ 72 एवं 26 126 बराबर 504 है तो एचसीएफ निकाले। कह रहा है कि यदि 2 संख्या, यानी ये 2 संख्याएं 72 और 126 का लघुत्तम समापवर्तय 504 है तो इसका एचसीएफ निकाले। अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको मसा निकालना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबी विधि है, लेकिन अगर हमें ये याद है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या जैसे अगर 2 संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल हो गया, तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी यही 2 संख्याएं हैं, तो 72 फॉर्मूले के अनुसार लिख सकते हैं 72 गुने 126 बराबर एलसीएम गुने
HCF। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF हमें दिया हुआ नहीं है, तो HCF जो होगा इस प्रकार हो जाएगा। एलसीएम इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 72 गुने 126 बटा एलसीएम ये लिखा जा सकता है। एलसीएम हमें दिया हुआ प्रश्न में 72 गुने 126, एलसीएम है 504। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो हमें एचसीएफ का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये हो गया 36 मरतबा 2 से 1200 और ये करिए आपका 250 252 मरतबा 126 दूना 252 ये कर गया और 136 18। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 18। यानी देखिए 72 काटा तो ये आ गया 18, यानी आपका एचसीएफ कितना हो गया? 18 आंसर है। ऐसे प्रश्न हर बार ऑब्जेक्टिव, इस बार तो जैसे बोर्ड के सिलेबस भी चेंज हो चुका है, जिसमें लगभग 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ऐसे प्रश्न को भारमार आ सकते, बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो आप ये याद ऐसे प्रश्न बनाने के आदी हो जाइए, क्योंकि ये प्रश्न 1 या 2 तो जरूर होगा। एक प्रश्न और इस प्रकार का पूछा गया था, मैं ढूंढ के बताता हूँ आपको। हाँ, एक प्रश्न ये था 1 नंबर का। चलिए आप इसे मिटा चुके होंगे। एक अच्छा सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको ये बता दूं। ये प्रश्न है, ये पूछा गया था 2018 में। पूछा गया था कि दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 14 गुना है। कितना गुना है? 14 गुना है। यानी दो संख्याओं का एलसीएम, यानी प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 14 गुना है। यदि पहली संख्या (280) है तो एवं एलसीएम प्लस एचसीएफ 600 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा सवाल है, इसी फॉर्मूला के आधार पे हम कर सकते हैं। तो अब हमें पहले क्या करना होगा? एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे और दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो पहले एलसीएम मानते हैं, माना पहले एचसीएफ बराबर x। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, तो एलसीएम इसका 14 गुना क्या हो जाएगा? यानी 14 से गुना कर दिया। एलसीएम हो गया 14x और एचसीएफ हो गया 14। अब इस रिलेशन को लेंगे, अब इसमें डालेंगे तो 14x एलसीएम के जगह 14x प्लस एचसीएफ के जगह x बराबर 600। तो अब हम ये निकाल सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये 1500x बराबर 600। तो हमें यहाँ से x मालूम चल जाएगा, x बराबर 600 बटा 15 बराबर 40। यानी ये 40 क्या हो गया? एचसीएफ माने थे, x का वैल्यू 40, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? हमें 40 आ गया और एलसीएम आ गया कितना? एचसीएफ का 14 गुना, तो 40 गुने 14 हम यहीं पे लिख देते, इसे गुना करेंगे, चाहे तो कर सकते हैं। 14 चौका 56 तो 560। अब दूसरा नंबर आराम से निकाला जा सकता है। ये वाला फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या दिया हुआ है 280, हमें सेकेंड नंबर यानी मान लिए n ज्ञात करना है। एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 280 बराबर गुने n बराबर एलसीएम कितना है? 560 और एचसीएफ कितना है? 40। आप n का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 540 गुने 40 बटा 280, सॉरी 560। ये हो गया 2 मरतबा कट गया और ये 40 गुना 80, दूसरी जो संख्या है वो 80 होगी। इस प्रकार के प्रश्न है। अब अगले वीडियो में हम
अब दूसरे प्रकार के प्रश्न के बारे में हल करेंगे। तब तक आप अगर चाहे तो ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत सारे आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।